दोस्तों, इस साल के अंत तक नितिन गडकरी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं और यह खबर हवा हवाई नहीं है। इस खबर की शुरुआत ही नितिन गडकरी से होती है। कल एक इंडियन एक्सप्रेस का कार्यक्रम था, उसमें नितिन गडकरी बोल रहे थे और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष का एक प्रस्ताव था। एक बड़े नेता, उन्होंने नाम नहीं लिया, कहा एक बड़े नेता ने मुझे प्रस्ताव दिया और कहा कि 2024 में अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। If you are going to become a prime minister, we will support you. मतलब विपक्ष भी चाहती है कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने। उधर पृथ्वीराज चौहान है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि इस साल नवंबर तक सरकार गिर जाएगी। कैसे गिरेगी सरकार, इसके पीछे भी एक तर्क है। तमाम वो तर्क हैं जो इस समय इस व्यवस्था में घूम रहे हैं और इसके पीछे अगर देखेंगे तो मोदी और अमित शाह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे देश के तमाम उन बड़े नेताओं का जिनका दावा है कि इस साल तक नवंबर में सरकार गिर जाएगी और नितिन गडकरी कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इन तमाम बातों को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले इंडियन एक्सप्रेस में जो नितिन गडकरी ने बयान दिया है उसको हम समझते हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे घटना याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम समर्थन करेंगे। गडकरी ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे, मुझे आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए। पीएम बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, मैं अपनी मान्यता और संगठन के प्रति वफादार हूं। मैं किसी पद के लिए समझौता नहीं करूंगा, मेरा निश्चय ही मेरे लिए सबसे बड़ा अहम है। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए। ये बात ऐसे समय पर नितिन गडकरी कही है, ये चाहते तो 2024 के चुनाव के समय भी कह सकते थे, लेकिन ये बात इस समय कही गई है जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सरकार है वो बेहद कमजोर दिखाई पड़ रही है। बैसाखी के सहारे है वो सरकार, कभी भी कोई इधर उधर हुआ तो पूरी सरकार गिर जाएगी। और एक तरफ आरएसएस भी मानता है कि नरेंद्र मोदी के बाद जो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार है और सबसे ज्यादा जो सेट बैठेंगे देश के लिए वो नितिन गडकरी हैं। अब नितिन गडकरी की कुछ और विशेषताएं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले संजय राउत है, उनका स्टेटमेंट, कई नेताओं का स्टेटमेंट आया, लेकिन संजय राउत चूंकि महाराष्ट्र से आते हैं इसलिए मैं उनका स्टेटमेंट लगता है कि पढ़ना चाहिए। अगर विपक्ष के किसी बड़े नेता ने उनसे ऐसा कहा है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। जगजीवन राम 1977 में कांग्रेस से बगावत की, इसके बाद इंदिरा गांधी हार गई। इस देश में अगर स्वतंत्र लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना है तो सत्ता में रहते हुए कुछ लोगों को त्याग करना पड़ेगा। अब यह बहुत बड़ा उदाहरण दिया है संजय राउत ने 1977 का, जगजीवन राम के समय। उस समय जगजीवन राम ने इंदिरा गांधी की पार्टी से अलग हो गए थे, उसके बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। ये बताया है और अब से रिलेट किया है कि अगर नितिन गडकरी हट जाएंगे तो बीजेपी जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी। अब इसको समझते हैं कुछ इस तरह से। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं नितिन गडकरी की क्या खूबियां हैं जो उन्हें सर्वव्यापी बनाती हैं, सबके लिए सुटेबल बनाती हैं। समझने की कोशिश करते हैं। नितिन गडकरी से जो रिश्ते हैं वो सबके अच्छे हैं। नितिन गडकरी कभी किसी का बुरा नहीं कहते, कभी बुरा नहीं करने वाले, वो सबके साथ मिलकर काम करते हैं। नितिन गडकरी सोनिया गांधी की तारीफ करते हैं, सोनिया गांधी भी नितिन गडकरी की तारीफ करती हैं। नितिन गडकरी नेहरू की तारीफ करते हैं, नितिन और नेहरू के बारे में अच्छी बातें करते हैं, और वहीं पूरी बीजेपी जो है वो लगी रहती है नेहरू को बदनाम करने के लिए। नितिन गडकरी वामपंथी नेताओं की तारीफ करते हैं। अभी सीताराम येचुरी का देहांत हुआ था, उस पर भी उन्होंने एक गहरा शोक व्यक्त किया, हालांकि प्रधानमंत्री ने भी किया, लेकिन नितिन गडकरी के कहने का मतलब और प्रधानमंत्री के कहने के मतलब में कई चीजें अलग थी। अरविंद केजरीवाल से नितिन गडकरी के रिश्ते अच्छे हैं, नितिन गडकरी हेमंत सोरेन से अच्छे रिश्ते हैं। कई जगह वीडियोस आपने वो देखी होगी सड़क बनवाने वाली। नितिन गडकरी अपना राजनीतिक गुरु शरद पवार को मानते हैं। नितिन गडकरी मुस्लिम समुदाय के बीच में कंफर्टेबल रहते हैं, और तो और टोपी भी पहन लेते हैं नितिन गडकरी। वहीं अगर योगी आदित्यनाथ को या मोदी जी को टोपी दी जाती है मुस्लिम समुदाय की सम्मान के रूप में तो वो हटा देते हैं। नितिन गडकरी में मुझे ऐसा लगता है कि उनमें अटल जी की छवि साफ साफ दिखती है। जैसे अटल जी सबके लिए पसंद थे, सब उन्हें पसंद करते थे और सभी दलों के साथ गठबंधन बनाए रखते थे। अहंकार उनमें दिखता नहीं था। और वहीं गुजरात लॉबी में एक बड़ा अहंकार है, वो सुटेबल के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो सुटेबल के लोगों से बात करते हैं, तो ये दिखता है। अब नितिन गडकरी
प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी से ही एक नैरेटिव सेट होना शुरू हो गया है। अभी कैसे सेट हो रहा है समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, इनको आप जानते हैं, इनका एक शो आता है रात में 9 बजे। 9 बजे आजकल देखिएगा आप, जब शो आप देखेंगे तो उसमें नितिन गडकरी की चर्चा हो रही है, वो भी नेगेटिव चर्चा हो रही है। चर्चा टोल को लेकर हो रही है, टैक्स को लेकर हो रही है, खराब सड़कों को लेकर हो रही है, इन तमाम विषयों को लेकर हो रही है। और ये वही चर्चा है जो सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करती है, लेकिन सरकार में उसी भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है जिसका मंत्रालय नितिन गडकरी के पास है। सुधीर चौधरी, जिन्हें सब लोग जानते हैं कि अक्सर सुधीर चौधरी ऐसी बातें करते हैं जो सत्ता को पसंद आती है, लेकिन सुधीर चौधरी वर्तमान समय में ऐसी बातें कर रहे हैं सड़क पे सफाई की, टोल की, अधिक टोल की, जो नितिन गडकरी के मंत्रालय से है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी ने सुधीर चौधरी पर एक शो के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की है कि आम जनता में जो नितिन गडकरी का एक नैरेटिव सेट है कि नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम करते हैं, सुधीर चौधरी अपने शो से उसको बदल सके। अब ये तो महज एक सोच है, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मैं नहीं उतना अच्छे से कह सकता, लेकिन पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें समझिए। पृथ्वीराज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने जो कहा है उसको जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि नवंबर में सरकार गिर जाएगी, और अगर नितिन गडकरी मुख्य प्रधानमंत्री बनते हैं तो हो सकता है सहमति भी बन जाए, और नहीं तो सरकार गिर जाएगी पूरी तरह से। आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। इस साल के अंत तक क्या कहते हैं पृथ्वीराज चौहान, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। इस साल के अंत महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव होंगे। संभावना यह है कि 26 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव का कार्य जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की हार तय है, और महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बनेगी। जैसे ही महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बन जाएगी, इसका असर दिल्ली में दिखाई देगा, और महाराष्ट्र एनडीए के साथ जाएगा। महाराष्ट्र एनडीए के हाथ से जाएगा तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो भी है वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने में चली गई थी, निपट गई थी, वैसे ही इस बार नरेंद्र मोदी के सरकार के साथ होने वाला है। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे ही महाराष्ट्र जो है वो हाथ से निकलेगा, वैसे ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पलट जाएंगे। अब चंद्रबाबू नीतीश कुमार पलट जाएंगे, अब इनका पलटना कोई नया तो है नहीं, लेकिन कैसे पलट सकते हैं, क्या है उसके आसार, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसमें एक जो बहुत बड़ा अड़ंगा है वो वक्फ का फैसला है, जो संसद में अटका हुआ है। सरकार जो संशोधन बिल लाई है उस पर जो मामला अटका हुआ है, क्या है पूरा मामला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को जो है वो बजट सत्र में लाया गया था, और बजट सत्र में इस बिल को लाते ही हंगामा शुरू हो गया। पूरे देश में विपक्ष के लोगों ने इस पे एक बड़ा नैरेटिव सेट किया कि ये बिल ऐसा है, ये बिल ऐसा है, और बड़ा बवाल इस पे मचा। उसके बाद से सत्ता के सहयोगी भी जो थे, जिसमें चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं और चिराग पासवान हैं, अंदर खेमे से वो भी कहने लगे नहीं ये बिल नहीं चाहिए, हमारे वहां के मुसलमान नाराज हो जाएंगे, हमारे प्रदेश के मुसलमान नाराज हो जाएंगे, उन्होंने हमें वोट दिया है। अब समझने की कोशिश कीजिए, अंदर से विरोध है। उसके बाद से मंत्रालय के मंत्री यानी किरण रिजिजू ने इस मामले को जेपीसी में भेज दिया, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में ये वक्फ बिल है और वहां पर इस पर विचार चल रहा है, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र में यही जेपीसी इस बिल को दोबारा लोकसभा में रखेगी, और जब रखेगी पहले हफ्ते में, तब भी इस पर हल्ला होने के आसार हैं, इस पर बहस होने के आसार हैं, और बहस के बाद वोटिंग होने के आसार हैं। और उस समय जब वोटिंग होगा तो बहुत बड़ी संभावना है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इसका विरोध करे, क्योंकि ये लोग अभी भी नहीं चाह रहे हैं कि वक्फ बिल आए और वक्फ बिल पास हो जाए, तो ये अभी भी नहीं चाह रहे हैं। तो अंतिम महीने यानी दिसंबर में जब शीतकालीन सत्र आएगा और ये बिल दोबारा आएगा, तो ये लोग जब विरोध करेंगे तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा, और अगर उस समय पास नहीं हुआ, उनके सत्ता के सहयोगियों ने ही इस पर वोट नहीं किया, तो उस समय भी सरकार
सरकार गिरने के पूरे आसार है, क्योंकि गठबंधन दल उस बिल पर ही सहयोग नहीं करेगा जिस बिल को लेकर बीजेपी आई है। अब आगे इसको और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि उस समय सरकार कैसे गिर सकती है, और दूसरा तरीका है मोदी को रिप्लेस कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए सरकार नहीं गिरती है, सब मामले में बैठ जाता है, जेसीपी और आगे विचार करती है, ये बिल और आगे के लिए टाल दिया जाता है 1 मिनट के लिए। लेकिन दूसरे तर्क में यह दिया जा रहा है, दूसरा तर्क जिसमें जम्मू कश्मीर के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, झारखंड के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव है, और इन चारों में बीजेपी की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। मतलब चारों में बीजेपी नहीं जीत रही है, ये तमाम सर्वे जो है उसका दावा है। अब इसको समझने की कोशिश करिए। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और 10 साल पहले बीजेपी सत्ता में थी उस समय। अब समझिए बीजेपी की वहां स्थिति ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिख रही है। हरियाणा में भी स्थिति बहुत, अगर बीजेपी जीत गई तो वो उस प्रतिशत को 100 में से 1 माना जा रहा है। हरियाणा में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, झारखंड में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और महाराष्ट्र में तो इस समय ऐसी स्थिति है, बीजेपी के करीब करीब आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो इस समय शरद पवार के संपर्क में हैं और उनके साथ शामिल होने जा रहे हैं और हो भी चुके हैं, और लगभग 2 से 3 दर्जन विधायक मंत्री ऐसे लोग हैं जो शरद पवार से बुकिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके वहां यह कहा जा रहा है नहीं भैया अब एडवांस बुकिंग जो चल रही थी वो खत्म हो गया। मतलब महाराष्ट्र में भी व्यवस्था ठीक नहीं है। सत्ता में जो वर्तमान समय में लोग हैं वो अक्सर लोग शरद पवार के संपर्क में हैं, और तो और जो वहां के देवेंद्र फडणवीस हैं उनका बंगला भी अब दिल्ली में अलॉट किया गया है, मतलब उनको भी वहां से बुलाया जा रहा है। अब किसको भेजा जाएगा ये नहीं पता है, बुलाया जा सकता है ऐसे अनुमान आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में उनका बंगला अलॉट हो गया है। अब इस राजनीति को समझने की कोशिश करिए। महाराष्ट्र में भी व्यवस्था ठीक नहीं है, झारखंड में भी बीजेपी की व्यवस्था ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है और हरियाणा में भी नहीं है। मतलब नवंबर तक इस सब के रिजल्ट आ जाएंगे और सब एकदम सामने रहेगा, और सारे चुनाव जो है बीजेपी शुरू से ही नरेंद्र मोदी के शक्ल पर लड़ते आई है, अमित शाह चेहरा बने हैं, मनाए हैं, और अगर इन चारों विधानसभा में चुनाव में इन चारों जगहों पर बीजेपी हार जाती है तो इसका ठीकरा भी जो है वो नरेंद्र मोदी के सर पर फोड़ा जा सकता है, और आरएसएस इस ठीकरे को नितिन गडकरी के रूप में भी रिप्लेस कर सकती है, बदल सकती है। एक और नियम है बीजेपी में, कल प्रधानमंत्री मोदी 17 तारीख को 74 साल के हो जाएंगे, 75वां लग जाएगा, और बीजेपी में ये मान्यता है कि 75 साल के बाद जो है वो रिटायर लेने की प्रक्रिया है, तो नरेंद्र मोदी को रिटायर किया जा सकता है, उनकी जगह नितिन गडकरी को लाया जा सकता है, क्योंकि ये 4 विधानसभा अगर हार गए तो आगे 2025 में दिल्ली है और उसके बाद से बिहार है। अरविंद केजरीवाल की स्थिति आप जान रहे हैं कितनी मजबूत होते जा रही है जेल के आने के बाद, लोगों की सिंपैथी है उनके साथ। और दूसरा बिहार, तेजस्वी यादव थोड़े थोड़े अंतर से चुनाव हार रहे हैं, और विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने नौकरियों का दांव चला है, जो नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, तो बिहार भी कहीं हाथ से न निकल जाए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर। इसलिए आरएसएस जो है वो बीजेपी में दखल देगी और नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री मोदी की जगह रिप्लेस कर सकती है। खैर ये सारी बातें जो हैं वो देश के तमाम बड़े नेताओं के बयानों पर आधारित हैं, और ये बातें तर्कों पर आधारित हैं, और ये तर्क मैंने आपके सामने रखा है कि अगर इन 4 विधानसभाओं में रिजल्ट खराब होता है तो प्रधानमंत्री मोदी को बदला जा सकता है, उनकी जगह नितिन गडकरी को लाया जा सकता है, और एक उम्र का भी तकाजा है। और क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि 25 में भी बड़े बड़े चुनाव हैं, और दूसरा वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्थिति बनी हुई है वर्तमान समय में। अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थिति देखेंगे तो कोई भी स्टेट, कोई भी व्यक्ति और कोई भी हिंदू मुस्लिम में से संप्रदाय नहीं ऐसा व्यक्ति है जो इस बिल के बारे में नहीं जान रहा है, या इसका समर्थन नहीं कर रहा है, या इसका विरोध नहीं कर रहा है। तो यह भी एक बड़ा कारण बन सकता है शीतकालीन सत्र में गठबंधन टूटने का, और अगर गठबंधन टूटेगा तो सरकार गिर जाएगी। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपको लगता है कि मोदी को हटा के नितिन गडकरी को लाया जा सकता है बीजेपी की सरकार में, या इस साल दिसंबर तक सरकार गिर जाएगी? आप अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।